आपने जोन को सेलेक्ट कर लिया होगा कि किस जोन में कम कट ऑफ जाएगी और आपका आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, वैकेंसी अब की बार बहुत कम है। पिछली बार 25,000 लगभग वैकेंसी आई थी ग्रेजुएशन लेवल पे। अब की बार ग्रेजुएशन लेवल पर सिर्फ 8,113 वैकेंसी ही आई है। तो आप वही मैं अपनी वीडियोस में बोल रहा हूँ कि 25,000 वैकेंसी को कैसे इक्वल कर दे रहे हैं 8,113 वैकेंसी से। और पिछले जोन से जो कट ऑफ गई थी, वो वो कट ऑफ अब की बार की वैकेंसी से कैसे कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि आप कितना भी अपने आप को सेफ समझो, अगर आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं रहेगा तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यही फैक्ट है। क्योंकि 25,000 वैकेंसी के अकॉर्डिंग सब कट ऑफ बता रहे हैं कि हाँ इस जोन से इतना आ जाएगी, ये जोन डेंजर है। तो वो सब बातें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम एक प्रॉपर प्लान डिस्कस करेंगे कि हमें किस टीचर से पढ़ना पड़ेगा या फिर हमें किस बुक को प्रेफर करनी पड़ेगी कि हमारा सिलेबस एग्जाम से पहले आराम से कंप्लीट हो जाए, हमको रिवीजन का टाइम मिल जाए और हमको मॉक का भी टाइम मिल जाए। क्योंकि मॉक देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना सिलेबस फुल कंप्लीट नहीं किए हो और अगर मॉक दे दिए तो आपके एग्जाम निकलना आपका ज्यादा हो सकता है। आपके एग्जाम निकलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो तो एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। आपको लगभग 100 प्लस मॉक देने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप कंपटीशन में आओगे। इसके लिए हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारी है। तो उसी चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टाइम टेबल कैसे बनाएं और डेली टारगेट्स कैसे रखें, मंथली टारगेट कैसे रखें, ये सारी चीजें। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमको फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि कहाँ से पढ़ें, दूसरी कि कैसे पढ़ें। पहली प्रॉब्लम को बात करें कि कहाँ से पढ़ें। यूट्यूब पे पेड बैच में फ्री क्लासेस इतनी ज्यादा अवेलेबल हो गई है कि हम एक प्रॉपर टीचर को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इससे यही होता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि हम आज एक टीचर से पढ़ रहे हैं, कल दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, परसों तीसरे टीचर से पढ़ रहे हैं। ये चीजें बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि आपको एक कंटिन्यूटी से पढ़ना पड़ेगा। मेन चीज जो होती है वो कंसिस्टेंसी। क्योंकि अगर आपको एक मंजिल पे पहुंचना है, आपकी मंजिल है यहाँ, तो आप पहले ये सीढ़ी चढ़ोगे, फिर ये ऐसे कर करके छोटे छोटे स्टेप लेके आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई स्टेप ही नहीं होगा, आप आज एक टीचर से ये चीज पढ़ रहे हो, कल उसी चीज को दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो, परसों उसी चीज को किसी तीसरे टीचर से पढ़ रहे हो, तो ये चीजें नुकसान हो जाएंगी। तो कहाँ से पढ़े। मार्केट में यूट्यूब पे इतने ज्यादा टीचर्स अवेलेबल हो गए हैं कि हमें समझ ही नहीं आता। और इस चक्कर में हम एक चीज का शिकार हो जाते हैं जिसका नाम है फोमो। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता दे रहा हूं कि इसका मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये ऐसे काम करता है कि जैसे आप तीन दोस्त हो, तीनों दोस्तों में से पहला दोस्त राकेश गणित के लिए राकेश सर का बैच लिया, दूसरे दोस्त ने आदित्य रंजन सर का बैच लिया, तीसरे दोस्त ने गगन सर का बैच लिया। अब राकेश यादव सर का जो बच्चा बैच लिया है वो आराम से पढ़ रहा है, लेकिन एक दिन वो अपने किसी दोस्त से मिला और वो आदित्य रंजन सर का बैच लिया है, तो वो बताएगा कि यार आदित्य रंजन सर की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, जो कि वाकई अच्छी है। राकेश सर की, आदित्य रंजन सर की, गगन सर की, तीनों सर अपने आप में बहुत ही बेस्ट है। इनका कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करवाते हैं। बट जब ये आदित्य रंजन सर वाला लड़का राकेश यादव सर से मिलेगा और आदित्य रंजन सर की बातें करेगा कि बहुत प्यारी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसको क्या हो जाएगा, फोमो। ये लगेगा कि यार कहीं हम कुछ ऐसी चीज तो मिस नहीं कर दे रहे हैं जो रंजन सर अपने क्लास में बता रहे हो और वो चीज एग्जाम पेपर में आ जाए और राकेश सर वो ना बता रहे हो। तो ये चीज होती है फोमो।
और वही बच्चा फिर आदित्य रंजन सर का यूट्यूब वीडियोस देखने लगेगा कि कहीं इनका पेड बैच तो नहीं लेना चाहिए मुझे। फिर जब कुछ दिन यहाँ पे आएगा तो तीसरा दोस्त गगन सर के बारे में बता देगा। तो आपको ये फोमो इस चीज में नहीं फंसना है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी चीज की, मैथ की, रीजनिंग की या जीएस की, किसी भी सर से पढ़ रहे हो, तो एक चीज पे स्टिक रहो, एक टीचर पे स्टिक रहो, उन्हीं पे भरोसा रखो और यही सोचो कि हाँ ये सर जो पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम में आएगा। और डिट्टो वही एग्जाम में आता है, फिर चाहे वो जो भी सर पढ़ा रहे हो। आपको अपने टीचर के ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा, गुरु के ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा, तभी आप इस चीज से निकल पाओगे। अब जब इस चीज से निकल जा रहे हो आप, तो दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कैसे पढ़ें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हम अगले स्लाइड में बात करते हैं। जो मेन प्रॉब्लम आती है कि डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि आपको यहाँ पे है आप और आपको पहुंचना है यहाँ पे, तो दिखता तो एकदम सीधा है कि हाँ यार बस मंजिल सीधी है, हम यहाँ से निकलेंगे और जल्दी जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। आप यहाँ पे हो तो आपका जो रास्ता होगा ना मंजिल पे पहुंचने का, आपके सफर का रास्ता एकदम टेढ़ा मेढ़ा होगा। आपका जो रास्ता होगा वो ऐसे होगा। आप यहाँ से तैयारी शुरू करोगे, यहाँ पे आप पहुंच जाओगे एकदम पीक लेवल पे कि यार देखो मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ। फिर आपको एकदम लो लेवल फील होने लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करना सही होगा कि नहीं, इतना काउंट आपको सेल्फ डाउट होने लगेगा कि यार इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कंपटीशन है, कहाँ से चीजें होंगी, पता नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर अगले दिन आप पॉजिटिविटी फील करोगे कि नहीं यार मैं तो अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर नेगेटिविटी फील करोगे, कहीं पे आपको दोस्त के साथ डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर कहीं पे आप के झगड़े हो गए किसी से, या फिर सोशल मीडिया से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो ये सारी चीजें आप जब फेस करोगे उसके बाद आप मंजिल पे पहुंचोगे। और ये सारी चीजें फेस करने के साथ ही साथ आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और अपनी मंजिल पे पहुंचना है। तो उसी डिस्ट्रैक्शन के बारे में मुझे बताना है आपको, क्योंकि यार देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे कैसे टीचर से पढ़ना है, मैं भी वो चीजें बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको सफर में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो बताना जरूरी है, क्योंकि आप मंजिल पे निकल रहे हो यार। अगर आपको रास्ते के बारे में नहीं पता होगा कि हाँ मुझे क्या क्या चीज फेस करनी पड़ सकती है, मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे हो, यहाँ पे आप पहुंच रहे हो, यहाँ पे आप निकले, यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर आप पीछे उसी जगह पे चले जाओगे, तो आपको किस किस जगह पे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो चीज मैं आपको अभी अच्छे से समझा रहा हूँ। इसको प्लीज अच्छे से समझ लेना, क्योंकि स्ट्रेटेजी के वीडियोस बहुत सारे पड़े, आप कहीं भी समझ सकते हो, पर डिस्ट्रैक्शन आपको क्या क्या फील होगी वो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा वो चीज होगा आपका अभी भी कर रहा है मोबाइल फोन। ठीक, मोबाइल फोन सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। आप इसी से पढ़ाई करते हो। आप जब अपना सुबह उठते हो सबसे पहले आप व्हाट्सएप देखते हो, व्हाट्सएप के बाद आप फेसबुक पे आओगे, फेसबुक के बाद आप इंस्टा पे आओगे, इंस्टा पे स्टोरी देखोगे, रील्स देखोगे, इंस्टा के बाद आप आ जाओगे स्नैप पे, स्नैप के बाद आप आ जाओगे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे, यूट्यूब पे आप वीडियोस देखोगे, शॉर्ट्स देखोगे। तो आपका ये साइकिल मोबाइल में चलता रहता है। पहले व्हाट्सएप पे आए, व्हाट्सएप पे आने के बाद आप फेसबुक पे आए, फेसबुक पे आने के बाद आप इंस्टा पे आए, स्टोरीज देखे, उसके बाद रील्स देखे, रील्स के बाद आप स्नैप पे चले आए, स्नैप के बाद आप यूट्यूब पे आए, कुछ वीडियोस देखे, उसके बाद फिर शॉर्ट्स देखे। फिर जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको ये लगेगा कि यार मेरा टाइम तो स्पेंड हो रहा है, क्या पता व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर दिया होगा। फिर व्हाट्सएप पे आओगे, फिर फेसबुक पे, फिर इंस्टा पे, फिर रील्स पे, फिर स्नैप पे। इसी तरह आप एक लूप में फंस जाते हो। आप रिलेट करो, प्लीज इसको रिलेट करो, इसको समझो, यही आपकी प्रॉब्लम है। आप एक लूप में फंस जाओगे, लूप में फंसने के बाद आपको समझ नहीं आएगा कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है।
आपको ये फील होगा कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ेगा, बट आपका सारा टाइम यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद जब आप दिन भर में पूरे सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से लेके रात में आप इवनिंग तक, सुबह से लेके इवनिंग तक आप अपना फोन स्क्रॉल करोगे। इवनिंग के बाद आपको धीरे धीरे रिग्रेट फील होने लगेगा कि यार आज तो मैंने अपने दिन में कुछ पढ़ा ही नहीं। आपको ये रिग्रेट होगा, आई थिंक सबको होता होगा। उसके बाद आप ये फील करोगे कि यार चलो आज का दिन अब वेस्ट ही हो गया, कल से स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे आप कल आओगे, कल के बाद फिर आपका ये जो साइकिल होगा ये आपका रिपीट होता जाएगा। जब आप फोन दिन भर यूज करोगे तो आपको आलसपन आ जाएगा। आप आपके वीडियोस लेक्चर तो चलते रहेंगे, लेकिन आपका माइंड जो होगा एकदम थक जाएगा। आप फोन स्क्रॉल करने लगोगे, उसके बाद फिर आप इंस्टा स्क्रॉल करने लगोगे। और अभी तो रुको अभी तो रुको, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंस्टा आपके माइंड को कैसे हैक करता है। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, चलो मैं इसको बाद में बताऊंगा। तो फोन वाली डिस्ट्रैक्शन आप समझो, यहां से इस साइकिल से निकलो। दूसरी चीज कि आपका जो होगा, आपका रिलेशनशिप का इश्यू होगा। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में पड़ जाएंगे, क्योंकि एक टीचर ने बताया था, और ये फैक्ट भी है, कि जो पढ़ाई की एज होती है और रिलेशन की एज होती है, ये दोनों सेम ही होती है। इसमें हम फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने इन दोनों चीजों को बैलेंस कर लेते हैं, बट बहुत लगभग ऑलमोस्ट सारे जो स्टूडेंट होते हैं इसी में फंसते हैं। आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, शुरू में अच्छा लगेगा, फिर बाद में ये होगा कि यार तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए, तुम क्यों वहां पे गई, तुम उससे क्यों बात की, उसका बेस्ट फ्रेंड था। तो ये सारी चीज आप एकदम अच्छे से रिलेट कर रहे हो। तो आपको ये रिलेशनशिप में अभी नहीं पढ़ना है। अगर आप मैनेज कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट में आप मैनेज नहीं कर पाओगे, तो इस चीज में आपको नहीं पढ़ना, यहां से निकलना है। चौथी चीज जो है, आपके घर के इश्यू। घर के इश्यू का मतलब ये है कि आप जैसे पढ़ाई करोगे, आपके घर में किसी न किसी से झगड़ा हो सकता है। आपके पापा से हो जाए, किसी किसी की बॉन्डिंग घर में बहुत अच्छी होती है तो उनका आस पड़ोस से दिक्कत हो जाए, जमीन को लेके विवाद हो जाए, पैसे को लेके विवाद हो जाए, किसी से मारपीट हो जाए। ये चीजें आपको आपकी प्रिपरेशन में आएंगी, क्योंकि आप एक ह्यूमन हो, ह्यूमन का नेचर होता है कि हाँ यार वो अपने जो माइंड में जो चीजें पेन करती हैं उससे भागना चाहता है। स्टडी बहुत ही लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ता है स्टडी में, इसीलिए वो अपना जहां से उनको डोपामिन रिलीज होता है, जैसे रिलेशनशिप हो गया, इधर मोबाइल हो गया, रील्स हो गया, वो इन सब चीजों के पीछे भागते हैं। तो आपको इन सब चीजों से निकलना है, झगड़े वगड़े के चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरी चीज, आपकी हेल्थ भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ध्यान इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि आप यहाँ हो, वही एग्जाम्पल मैं बार बार बता रहा हूँ, आप यहाँ हो, उसके बाद फिर आप यहाँ तक अपना सिलेबस कवर किए, आप एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे, जैसे आपकी हेल्थ खराब हुई, आप लगभग 4 से 5 दिन आपकी हेल्थ खराब हो गई। डेली डेली आप 8 से 9 घंटे आराम से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप 5 दिन नहीं पढ़ रहे हो तो लगभग आपका 30 से 32 घंटा आप पीछे हो गए। फिर आपको रिग्रेट होने लगेगा, आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो आपको वो जो रिदम आपका यहाँ से बना चल रहा होता है वो फिर टूट जाएगा, फिर आपको उसी पीछे वाले जोन में आना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको फिर से रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। और तो इसके लिए आपको अपनी हेल्थ की बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको जंक फूड बाहर का अवॉइड करना पड़ेगा, आपको हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन इनसे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। और आपको पता है, अगर एग्जाम क्लियर करना है, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए जो जो आपको डिस्ट्रैक्शन है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया। इस चीज को आप समझिएगा। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए क्या चीज प्रेफर करनी चाहिए, कौन सी बुक या कौन से टीचर। अगर आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन पहले से कर चुके हो, आपका अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो, या एफकैट के, या सीडीएस के,
आप इनके स्टूडेंट हो और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या किसी भी एग्जाम के, तो आप किसी भी टीचर का बैच मत परचेज करो। आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए मुझे जो लगा वो किरण की बुक सबसे बेस्ट है। बहुत सारी बुक्स है, पिनेकल है, यूथ के, बट मुझे जो लगा वो किरण पब्लिकेशन की बुक एक नंबर की बुक लगती है। क्योंकि यार यहाँ पे ना जो क्वेश्चंस होते हैं वो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होते हैं। जैसे अगर कोई बिगनर बच्चा है तो मान लो वो राकेश सर का बैच खरीदा, राकेश सर के बैच में सबसे पहले नंबर सिस्टम कंप्लीट किया। नंबर सिस्टम में भी अगर वो रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट किया या यूनिट डिजिट कंप्लीट किया या आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद वो आगे इस बुक के चैप्टर वाइज, उसके बाद टाइप वाइज भी कि इस टाइप के कितने क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस कर सकता है। तो ऐसा करने से प्रॉफिट ये होगा कि जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो एक नंबर पे आपका निकल जाएगा। आपका एकदम टॉप लेवल पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार देखो मुझसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। और जब क्वेश्चंस होते रहते हैं ना, उसके बाद जो रिदम बनता रहता है, वो जो बच्चा इस चीज को फील किया होगा वही इस चीज को समझ सकता है। तो इसके लिए अगर मैं किसी टीचर की बात करूं तो सब अपने आप में बेस्ट हैं। मैं बता रहा हूं सब टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं किसका प्रेफरेंस करूं, तो मुझे तो दो टीचर बहुत अच्छे लगते हैं। एक राकेश सर, दूसरा आदित्य रंजन सर। ये दोनों टीचर हैं, इनकी लैंग्वेज इतनी प्यारी है। राकेश सर और आदित्य रंजन सर की जो लैंग्वेज है इतनी स्थिरता है, इतने बेसिक से बताते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक, कि आपको लगेगा कि नहीं यार कि मैं मैथ पढ़ रहा हूँ। एकदम आराम आराम प्यार से आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अगर आपको मैथ का, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो प्रैक्टिस के लिए ये बुक उठा लीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप बिगनर हो, तो राकेश सर या आदित्य रंजन सर का किसी भी टीचर का बैच ले लो, उन पे भरोसा रखो, फेथफुल रहो और एक एक चैप्टर खत्म करके आके अपना बुक से प्रैक्टिस करते जाओ। इसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट आता है वो रीजनिंग का। क्योंकि यार मैथ और रीजनिंग ही आपको स्कोर देगी। ठीक है, इसमें आपको फुल नंबर लाने पड़ेंगे। इसमें 30 आउट ऑफ लगभग 27 या 28 नंबर लाने पड़ेंगे। उसके बाद रीजनिंग में भी आपको 28-29 नंबर लाने पड़ेंगे। उसके बाद जीएस, जीएस की तो बात मैं अभी इसके बात करूंगा। तो इसके अभी रीजनिंग के लिए मैं अगर टीचर की बात करूं तो यार मुझे जो मेरी प्रेफरेंस में है सिर्फ और सिर्फ पीयूष सर हैं। पीयूष सर की लैंग्वेज इतनी अच्छी है, हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं। और उनके पढ़ाने में 1 घंटे 15 मिनट की क्लास होती है लगभग। और आपको 1 घंटे 15 मिनट बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि सर किने आज ये टॉपिक पढ़ाया। एकदम इंगेज हो जाओगे आप और इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देंगे। इनकी 90 से 95 क्लास होती है। अगर आप एक दिन में एक भी क्लास देखते हो तो 3 महीने में आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो सकता है। और मेरे ख्याल से यार इनका बीओडी बैच ले लो। बीओडी बैच एक ही कॉन्सेप्ट रहते हैं सारे बैच में। बीओडी बैच लेके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। जैसा मैथ में हमने किया था वैसा रीजनिंग में भी हम कर सकते हैं कि अपना सर है, मान लो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद फिर बुक में आओ, अपना टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद जो मेन फैक्टर है वो है आपका जीएस का। क्योंकि और सारे जो स्टूडेंट है, एसएससी के हुए, सीडीएस के हुए, एफकेट के हुए, ईटीसी, जितने भी एग्जाम्स हुए, सब बच्चे रेलवे का एग्जाम, रेलवे का फॉर्म फिल किए हैं। उनकी मैथ और रीजनिंग पहले से ही स्ट्रांग है। अगर कोई वीक होगा तो वो जीएस में होगा। देखो दो फैक्टर है, अगर कोई मैथ और रीजनिंग में स्ट्रांग है तो वो जीएस में वीक होगा। जैसे एसएससी के बच्चे, अगर कोई जीएस में स्ट्रांग है तो मैथ में वीक होगा। जैसे सीसेट के बच्चे, आईएएस के बच्चे। बट बहुत ही कम लड़के होते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो दोनों मैथ, रीजनिंग और जीएस में तीनों सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं। बट अपने रेलवे एग्जाम की बात करें
तो मैथ रीजनिंग में तो लगभग सभी लोग स्कोर कर लेंगे। जो मेन फैक्टर होगा वो होगा आपका जीएस का, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि कट ऑफ काफी ज्यादा गई थी, 88 प्लस गई थी। हालांकि वैकेंसी भी ज्यादा थी। अब की बार तो और ज्यादा कट ऑफ जा सकती है। अब की बार तो 90 प्लस भी कट ऑफ जा सकती है। मैं एकदम कंफर्म नहीं हूं, बट हाँ इतनी जा सकती है। इसके लिए आपको जो स्कोर हेल्प करेगा, वो स्कोर बूस्ट में हेल्प करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जीएस होगा। आपको जीएस बहुत ही अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए जो बुक है मैं तो यही प्रेफर करूंगा। अगर आप इसको अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन है पढ़ो, अगर आपकी प्रैक्टिस और अच्छी है तो आप एक बुक आती है सीबीटी फर्स्ट एंड सेकंड करके, वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड करके। इसमें 2021 के जो एग्जाम्स हुए थे उसके सारे पीआईक्यू एक साथ रख दिए गए हैं और आप इसको प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। अब अगर जीएस के एक एक सब्जेक्ट की बात करें कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक या कौन से टीचर को प्रेफर करना है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री के लिए जो सबसे अच्छे टीचर हैं रेलवे के लिए खान सर हैं। सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं तो खान सर को ही प्रेफर करता हूँ। क्योंकि खान सर जो है इनकी लैंग्वेज बहुत ही प्यारी है, एकदम आसान भाषा में हंसी मजाक करते हुए पढ़ाते हैं। आपको यही नहीं लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। और मेन चीज जो होती है, आपका रिवीजन सर करवा देते हैं। आपका पढ़ाई करते करते आपको यही नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, साथ ही साथ आपका रिवीजन करवा देंगे। तो हिस्ट्री के लिए आई थिंक आपको खान सर को प्रेफर करना चाहिए। अगर आप जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो इनकी क्लास लगभग वही 110 से 118 क्लास पढ़ती है। आप एक दिन में एक या दो क्लास देखते हो, फिर भी आप लगभग 3 साढ़े 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, जो कि मोर देन एनफ टाइम है हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अगर आप हिस्ट्री को स्किप करना चाहते हो तो आई थिंक एंशियंट कर देना, बट यार मिडवल और मॉडर्न मत करना, क्योंकि अभी एग्जाम इसी को लेके बहुत आ रहे हैं, इन्हीं दोनों पार्ट को लेके। अब हम ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप खान सर को सजेस्ट मैं करता हूं, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है। ये इंडियन के बारे में बताती है, और ये जो है ये अनुप्रयोग बताती है। लेकिन यार ये जो बुक है ना, इसको आपको खुद से पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपको इतनी लैंग्वेज टफ दी गई है क्योंकि इंग्लिश में है, और इंग्लिश का ट्रांसलेट हिंदी में किया गया है। इसकी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा टफ पड़ जाती है। तो आप इसको खुद से अगर पढ़ पाओ तो पढ़ो, अगर ना पढ़ पाओ तो आप किसी न किसी टीचर की हेल्प कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी। अगर आप अपनी ज्योग्राफी को टॉप लेवल पे लेना चाहते हो तो ये चीज मत स्किप करना, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप। लगभग जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं इंडियन और वर्ल्ड मैप को ही लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको एटलस ले लेनी है। आपको डेली एक कॉन्टिनेंट की कंट्री देखना है कि कंट्री कहाँ पे है, कौन से माउंटेन है, कौन से रिवर है, कहाँ पे ये फॉल करती है, इनके वाटरफॉल कहाँ पे है, बॉर्डर किससे शेयर करती है, कौन से स्ट्रेट है। तो अगर आप इंडियन और वर्ल्ड मैप पढ़ लेते हो तो आपको ज्योग्राफी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप मुझसे टीचर सजेस्ट के लिए मांग रहे हो तो इसके लिए भी मैं खान सर को बोलूंगा। इंडियन मैप में आई थिंक है 45 टू 50 क्लास, और वर्ल्ड मैप में भी है 60 टू 65 क्लास। एक बार अच्छे से पढ़ लो तो आपका ज्योग्राफी एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के लिए भी मैं जैसा दो चीज का बता रहा हूँ, उसके बाद दो सब्जेक्ट का बताया, तीसरे सब्जेक्ट में भी अपने हैं खान सर। खान सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप जानोगे कि हाँ इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शंस के साथ साथ आपकी एमएलए क्या होते हैं, और आप किस विधानसभा में हो, कैसे आपकी भारतीय संविधान बना, उसके बाद कौन कौन से एक्ट आए थे, सारी चीजें आप खान सर से पढ़ सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो, बट अभी टाइम कम है। तो आई थिंक मुझे यही लगता है कि आप एक टीचर को अपना मार्गदर्शन के लिए चूज कर सकते हो। और मेरी प्रेफरेंस है तो यार खान सर से बेस्ट कोई नहीं है। तो आपका पॉलिटी भी कंप्लीट है। इसके बाद साइंस।
साइंस के लिए आप, मैं तो बोलूंगा कि किसी भी टीचर को मत प्रेफर करो। साइंस के लिए 9th और 10th की आप लाओ एनसीईआरटी और इसी को रट डालो, एक एक फैक्टर रट डालो। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि साइंस के क्वेश्चन अगर इस दोनों बुक से निकल जाए तब आप बताना। भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मैं प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज भी आगे लेके आऊंगा, उनकी स्लाइड्स भी रेडी कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस के, सिर्फ और सिर्फ इन दो बुक से आ रहे हैं, 9th और 10th की एनसीईआरटी से। तो आपको किसी भी टीचर को प्रेफर करने की जरूरत नहीं, आप खुद से पढ़ सकते हो ये। हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में, इंग्लिश में कंफर्टेबल तो इंग्लिश में। आप हार्ड कॉपी ले सकते हो। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो एक ऐप है ई पाठशाला करके, ई पाठशाला करके एक ऐप है, आप डाउनलोड करो। यहाँ पे फ्री एनसीईआरटी है, आप यहाँ से ऑनलाइन पढ़ सकते हो। इसके बाद हम अगले सब्जेक्ट की बात करें तो करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मुझे जो टीचर बेस्ट लगते हैं, जहां से मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो है पहला कुमार गौरव सर, और दूसरे जो है, दूसरे जो मैं प्रिफर करता हूँ, एक यूट्यूब पे है डिजायर टू लर्न चैनल। इनका टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। इन पे डेली के डेली अपडेट्स देते रहते हैं। और मैं इनको इसलिए प्रेफर करता हूं कि अभी हुआ था एक सीडीएसई का एग्जाम। सीडीएसई के एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर आते हैं वो इन्हीं के करंट अफेयर से आते हैं। आप जाके देख भी सकते हो उनके टेलीग्राम पे, जितने भी 20 22 जितने भी करंट अफेयर आते हैं, ये सारे के सारे पढ़ाए हुए रहते हैं। तो आपका करंट अफेयर भी इस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। इकोनॉमिक्स अगर आप खुद से पढ़ना चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो। अगर खुद से नहीं पढ़ना चाहो, किसी टीचर की हेल्प लेना चाहते हो, तो खान सर से बड़े इकोनॉमिक्स, जीएस पूरी जीएस की ही बात कर रहा हूँ, इनसे बड़े इकोनॉमिक्स तो मुझे नहीं लगता है कि कोई टीचर पढ़ा सकता है। जो छोटे एग्जाम्स के लिए, रेलवे के लिए नहीं पढ़ा सकते। बाकी अगर आप यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुरनाल सर हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो। स्टैटिक जीके के लिए अपना रामबाण लूसेंट, इसको आप रट डालो। उसके बाद अब बारी ये आती है कि हम अपनी पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करने के लिए जो सबसे अहम चीज होती है, मैंने ऊपर भी बताया कि आप यहाँ पे हो और आपको आना है यहाँ पे। ठीक है, आप डायरेक्ट भी यहाँ से यहाँ कूद नहीं सकते हो, आपको बहुत ही छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। डेली आपको टारगेट, आपको मंथली टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, वीकली टारगेट, उसके बाद डेली टारगेट। आप यहाँ पे हो, जैसे टारगेट टारगेट बेस्ड स्टडी इसलिए की जाती है कि आप एक दिन में एक चीज खत्म कर देते हो। जैसे अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे हो, आप सुबह 8 बजे लाइब्रेरी में गए, सुबह 8 बजे आप लाइब्रेरी में गए, आप बिना टारगेट के आप यहाँ पे पहले साइंस उठा ले रहे हो, फिर ज्योग्राफी, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। आप आज कुछ अलग पढ़े, फिर दूसरे दिन आप हिस्ट्री उठा लिए, साइंस उठा लिए, फिर कुछ अलग पढ़े, फिर तीसरे दिन कुछ अलग पढ़े। तो जब डेली डेली आप बिना टारगेट बेस्ड स्टडी पढ़ाई कर रहे हो, तो हाँ ये होता है, आप वहां पे जा रहे हो, 8 बजे लाइब्रेरी बढ़िया आराम से नहा धो के जा रहे हो, फिर शाम को 5 बजे 6 बजे निकल रहे हो। आपको यही लगेगा कि मैं 8 8 10 10 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे हो, तो यार कोई मतलब ही नहीं हुआ, आपका रिदम ही नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो, आज आपका पहले दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे दिन में ये, तीसरे दिन में ये, चौथे दिन में ये, इसी तरह आपका धीरे धीरे चीजें जब कंप्लीट होती दिखेंगी ना, तो जब आप यहाँ पे आओगे तो आपने अपने पीछे देखोगे कि हाँ यार मेरी ये चीजें कंप्लीट की है मैंने इतने दिनों में। तो इससे ये फायदा होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि अगर आप पहले दिन में हिस्ट्री उठा रहे हो, पहले दिन में हिस्ट्री उठा रहे हो और इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से पढ़ो, इतने खतरनाक तरीके से पढ़ो। मैं बोल रहा हूं आप 8 9 घंटे मत पढ़ो, ठीक है, आप 3 ही घंटे पढ़ लो, लेकिन इस तरीके से पढ़ो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी क्वेश्चन है, आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जितने भी क्वेश्चन है आप सारे के सारे क्वेश्चन कर डालो। और इसके लिए मैं ये बता रहा हूं, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो।
नहीं तो ले लो यार मॉक। इसमें चैप्टर वाइज मॉक, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ो, तुरंत चले जाओ मॉक पे। इसमें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज मॉक रहते हैं। अपना मॉक दे दो, आपका यही लगेगा हाँ यार मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं। जब क्वेश्चंस बनेंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन आप खत्म कर दिए, अगले दिन आप वैदिक सभ्यता आप खत्म कर रहे हो, दूसरे दिन आप वैदिक सभ्यता खत्म कर दिए, तीसरे दिन आप महाजनपद है, तीसरे दिन महाजनपद खत्म कर दिए, चौथे दिन आप मौर्य वंश पढ़ रहे हो, गुप्ता वंश पढ़ रहे हो। धीरे धीरे जब आप चीजें खत्म करते चलते हो ना, पीछे देखते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार देखो मैंने इतनी सारी चीजें खत्म की है। तो टारगेट बेस्ड स्टडी का यही फायदा होता है कि आपका एक रिदम बनने लगता है कि हाँ यार मेरी इतनी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। आप अपनी चीजों को एनालिसिस करो। अगर आप बोलते हो तो मैं आपको मंथली टारगेट की भी स्लाइड बना के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप देख लोगे कि हाँ यार मुझे इस मंथ में ये खत्म करना है, इस वीक में खत्म करना है, और मुझे आज के दिन में ये खत्म करना है। दूसरी चीज, डेली टारगेट ये होता है कि आपकी एक सीरीज बन जाती है। आप पढ़ रहे हो, आज आपने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे चीजें खत्म हो गए, दूसरे दिन आपने फिर यहीं से आपने रिवीजन किया इसका, फिर आप यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, फिर आपने का यहाँ पे अगला स्टेप खत्म हुआ, फिर यहाँ पे आप पढ़ाई बंद किए, तीसरे दिन फिर आप यहीं से स्टार्टिंग किए। बट यार अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे हो, आज आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, कल यहाँ पे, परसों यहाँ पे, उसके अगले दिन यहाँ पे कोई आपका रिदम ही नहीं बनेगा। तो ये आपका हो गया कि हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। ये रही आपकी स्ट्रेटजी कि हमको कौन से टीचर से प्रेफर करना चाहिए या फिर कौन से बुक हमको पढ़नी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी आई थिंक। अगर आप स्ट्रेटजी ही देख रहे हो तो आप यहाँ से जा सकते हो, स्किप कर सकते हो। बट मुझे यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। अगर आप स्ट्रेटजी देखने आए हो तो आप बेफिक्र होकर जा सकते हो, बट अगर आप यहाँ पे रुके हो तो प्लीज आप इसको देख लेना। देखो, जो आजकल इंस्टा पे रील्स देखा जा रहा है, इंस्टा पे रील्स जो हम देख रहे हैं ना, ये ये हमको हमारा माइंड पे कैसे अटैक करता है, ये काम कैसे करता है ह्यूमन ब्रेन पे। इसके लिए मैंने स्टडी की तो पता लगाया कि इंस्टा हमारे माइंड पे इस तरीके से वर्क करता है कि देखो, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, दी मंकी एक्सपेरिमेंट। दी मंकी एक्सपेरिमेंट, इसमें ये था कि मान लो ये एक मंकी है, ठीक है, इंसान ही बन गया, बट प्रीफर करते हैं हम, मान लो ये इसकी पूंछ भी निकाल दे मान लो ये मंकी है, यहाँ पे एक मशीन रखी गई, प्लस माइनस, ठीक है। अब इस मशीन में एक वायर इसके दिमाग में फिट कर दिया गया और इसके हाथ में एक रिमोट दे दी गई, ठीक। अब एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि शुरू में इसको जब ये अपने रिमोट की बटन दबाता तो इस मशीन से जूस निकलता और ये आपके माइंड में जाता, सॉरी बंदर के माइंड में जाता। तो इससे ये हुआ कि उसको एक जूस मिलने लगा, उस जूस का नाम था डोपामिन, ठीक है। डोपामिन, आई थिंक बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं बता रहा हूँ कि ये एक हैप्पी हार्मोन होता है जो हमको खुशी प्रोवाइड करवाता है। तो इसी तरह मंकी को शुरू में उसको बटन दिया गया, तो जितनी बार भी बटन दबाता उतनी बार इस मशीन से जूस निकलता और इसके माइंड में जाके इसको एक अच्छी फीलिंग फील करवाता। बट धीरे धीरे इसको ये कराया गया कि हम इसको, जैसे 4 बार ये बटन दबाता तो एक बार नहीं मिलता, फिर 3 बार दबाता तो एक बार नहीं मिलता, फिर 5 बार दबाता तो एक बार नहीं मिलता। इससे ये देखा गया कि शुरू में तो इसका जो बटन दबाने का था, एक टाइम पे ये बोर हो गया, लेकिन जब इसको एक बार दबाने पे मिला, फिर दबाने पे नहीं मिला, फिर बटन दबाने पे मिला, तो इसके अंदर और ज्यादा ये एकदम एक्साइटमेंट हो गया। तो रील्स कैसे काम करती है कि सबसे पहले आप जैसे कॉमेडी के आप रील्स देख रहे हो, कॉमेडी के अगर आप रील्स देख रहे हो तो एक रील्स आई, 2 रील्स आई, 3 रील्स आई, 4 रील्स आई, उसके बाद इतनी रील्स जब लगातार आई,
आप देखते देखते बोर हो जाओगे। आप रिलेट करना प्लीज, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी जो रील्स की लत है ना वो छूट सकती है। तो आप कॉमेडी के कंटेंट देख रहे हो तो आप एक टाइम पे बोर हो जाओगे। लेकिन जब इंस्टा को ये पता चलता है, उसके एल्गोरिथम को ये पता चलता है कि हाँ ये इंसान बोर हो रहा है, तो वो तुरंत आपको तुरंत आपको दूसरी रील्स भेज देगा। फिर आपको कॉमेडी का कंटेंट हट गया, फिर मोटिवेशनल भेज देगा, या फिर डिप्रेशन की चीजें भेज देगा, या फिर किसी और चीज की भेज देगा, तो क्रिकेट की भेज देगा। उसके बाद फिर अचानक से ये कॉमेडी वाला वीडियो भेज देगा। तो आपको फिर जैसे बंदर को जूस मिला, वैसे तुमको जूस मिल गया, मतलब डोपामिन मिल गया। फिर आप तलाश में हो जाओगे कि यार, आपका माइंड तलाश करने लगेगा कि अगला डोपामिन कब मिलेगा। फिर आप रील स्क्रॉल करोगे, क्रिकेट का मिलेगा, मोटिवेशन का मिलेगा, टीचिंग का मिलेगा, या फिर पढ़ाई का मिलेगा, डिसिप्लिन का मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉमेडी का। फिर आप यहाँ पे अपना आपको डोपामिन मिल जाएगा। इसी तरीके से जो बोलते हैं ना कि यार 1 घंटे से 1-2 घंटे से रील देख रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है, वो इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप रील्स देखना बंद कर दोगे, तो यार बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, बट आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इंस्टाग्राम कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर हायर किए हुए हैं वो, कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करता है, इनको कैसे टाइम स्पेंड करवाना है, वो इन सारी चीजों पे अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ से निकलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मेरा मकसद यही था कि आप दी मंकी एक्सपेरिमेंट के बारे में जानो। अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो हम ऐसे ऐसे पढ़ाई के साथ साथ अपना फन तरीके से कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, हम कैसे कैसे चीजें रिलेट करते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ये रही स्ट्रेटेजी। बाकी आप अपने अच्छे से, आपको पता है कि हाँ यार मुझे कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे फोकस नहीं करना है। एग्जाम को है 3-4 महीने, लग जाओ यार। अगर निकल जाता है एग्जाम तो लाइफ ही बदल जाएगी आपकी। आपके मम्मी पापा भी वेट कर रहे हैं कि यार कब हमारे लड़के या लड़की की जॉब लग जाए। अगर आप 22-23 साल के हो, 21 से 22 साल के हो, तब तो अभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। बट उनसे पूछो जो 24, 25, 26 इन साल के हैं, इतने साल के हैं और उनके पास जॉब नहीं है, जो अपने मम्मी पापा के पैसे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कितना रिग्रेट फील होता है कि यार मैं अपने मम्मी से पैसे मांग रहा हूँ, पापा से पैसे मांग रहा हूँ। और खासकर तो जो लड़के होते हैं वो तो यार अपने पापा से पैसे मांग ही नहीं सकते हैं। मांग सकने का मतलब मांगते ही नहीं है, उनको रिग्रेट होता है। वो अपनी मम्मी से बोलते हैं, हाँ मम्मी रहती है, थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता है कि हाँ मम्मी थोड़ा पैसे भिजवा दो। तो यार इस ट्रैप से निकलो यार। नेटफ्लिक्स पे फंसे हो, यहाँ से निकलो। क्योंकि यार जो मूवीज है, वेब सीरीज है, ये आपको अगर 6 महीने रुक जाओगे ना, 6 महीने बाद भी आपको ये चीजें मिलेंगी। नेटफ्लिक्स लॉग इन करोगे अपना, आपको जॉब मिल जाएगी, आपको घर मिलेगा, अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के अपना एंजॉय कर रहे हो, ये उसके बाद भी होगा। लेकिन आपका जो ये टाइम रहेगा ना, ये एक तो यार एनटीपीसी का 4 से 5 साल में ऐसी वैकेंसी आती है, इतने साल बाद आई है, तो ट्राई कर लो निकल ही जाए। मुझसे जहां तक हेल्प मिलेगी मैं करूंगा यार, मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि सफर हमारा कैसा रहता है। एक सफर की स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।